क्या आपने कभी सुना है कि चतुराई के खेल में राजा और मुल्ला नसरुद्दीन के बीच कैसी टक्कर हुई होगी? आज की कहानी में एक ऐसा सवाल उठेगा जिसका जवाब आपको परेशान कर देगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा था। दरबारियों के बीच चर्चा चल रही थी कि बुद्धिमत्ता और चतुराई में कौन सबसे बड़ा है, राजा या मुल्ला नसरुद्दीन। राजा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और उसने कहा, अगर मुल्ला खुद को इतना चतुर समझता है तो मैं आज उसे एक शर्त में हराकर दिखाऊंगा। राजा ने तुरंत मुल्ला नसरुद्दीन को बुलवा भेजा। मुल्ला अपने गधे पर सवार होकर दरबार में पहुंचा। दरबारियों के बीच हंसी ठिठोली शुरू हो गई, लेकिन मुल्ला ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उसने राजा से झुककर अभिवादन किया और कहा, हुजूर, आज किस बात पर चर्चा है? राजा ने अपने सिंहासन से खड़े होकर कहा, मुल्ला, तुम्हारी चतुराई की कहानियां पूरे शहर में गूंजती हैं। क्यों न हम दोनों एक शर्त का खेल खेलें? मुल्ला ने आंखें मटकाते हुए जवाब दिया, हुजूर, खेल में हार और जीत दोनों का आनंद होता है। अगर आप तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूं। लेकिन शर्त क्या होगी? राजा मुस्कुराया और बोला, शर्त यह है कि हम दोनों एक एक सवाल पूछेंगे। अगर तुम्हारा जवाब सही नहीं हुआ तो तुम्हें दरबार में सभी के सामने अपनी मूर्खता माननी होगी। और अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें अपना निजी सलाहकार बना दूंगा। क्या तुम्हें यह शर्त मंजूर है? मुल्ला ने बिना एक पल गवाए कहा, मंजूर है महाराज। लेकिन पहले सवाल कौन पूछेगा? राजा ने शाही अंदाज में कहा, पहला सवाल मैं पूछता हूं। सुनो मुल्ला, अगर एक नाव में छेद हो और उसमें से पानी भरने लगे तो बिना उस छेद को बंद किए नाव को डूबने से कैसे बचाया जा सकता है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी राजा की चतुराई पर मुस्कुराने लगे। लेकिन मुल्ला ने अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, महाराज, इसका जवाब तो बड़ा सरल है। नाव को तुरंत पानी से बाहर खींच लो, फिर चाहे छेद खुला ही क्यों न रहे, पानी नहीं भरेगा। राजा ने एक पल के लिए चौंककर मुल्ला को देखा। उसके बाद उसने कहा, ठीक है, तुम्हारा जवाब सही है। अब तुम्हारी बारी। पूछो मुल्ला, तुम्हारा सवाल क्या है? मुल्ला ने अपनी गधे की लगाम को सीधा किया और कहा, महाराज, मेरा सवाल यह है, ऐसा कौन सा काम है जिसे करने के बाद कोई भी व्यक्ति रात भर चैन से सो सकता है, लेकिन सुबह उठते ही उसे यह एहसास होता है कि उसने कुछ खो दिया है? राजा ने माथे पर हाथ रखा और सोच में डूब गया। दरबारियों के चेहरे पर भी उलझन साफ झलकने लगी। राजा ने समय मांगा और कहा, मुझे इस सवाल का जवाब सोचने के लिए कल तक का समय चाहिए। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा आप चाहें महाराज। लेकिन ध्यान रहे, इस सवाल का जवाब आपकी समझ पर निर्भर करता है। अगले दिन क्या हुआ? क्या राजा मुल्ला के सवाल का जवाब दे पाया, या मुल्ला ने राजा को अपनी चतुराई से मात दी? और वह काम क्या था जिसे करने के बाद चैन की नींद आती है लेकिन सुबह तक कुछ खो जाता है? रात भर राजा बेचैन रहा। मुल्ला नसरुद्दीन का सवाल बार बार उसके दिमाग में गूंजता रहा। ऐसा कौन सा काम है जिसे करने के बाद कोई व्यक्ति चैन की नींद सो सकता है, लेकिन सुबह तक उसे महसूस होता है कि उसने कुछ खो दिया है? राजा ने अपने दरबारियों, मंत्रियों और विद्वानों से राय ली। सभी ने अलग अलग उत्तर दिए, लेकिन कोई भी ऐसा उत्तर नहीं था जो राजा को संतुष्ट कर सके। राजा को यह समझ आ गया कि मुल्ला नसरुद्दीन का सवाल सिर्फ बुद्धिमत्ता से नहीं बल्कि गहरी सोच से हल होगा। सुबह दरबार में सभी इकट्ठा हुए।
मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए पहुंचा। दरबारियों ने उसे देखकर हल्की फुल्की हंसी उड़ाई, लेकिन मुल्ला पर इसका कोई असर नहीं हुआ। राजा ने मुल्ला की ओर देखा और कहा, मुल्ला, मैंने पूरी रात इस सवाल पर सोचा, लेकिन इसका सही जवाब मुझे नहीं मिला। अब तुम ही बताओ, इसका जवाब क्या है? मुल्ला ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बड़े आराम से कहा, महाराज, इसका जवाब है किसी का कर्ज चुकाना। जब कोई अपना कर्ज चुका देता है तो वह रात भर चैन की नींद सोता है, लेकिन सुबह उसे एहसास होता है कि उसने अपनी मेहनत की कमाई में से कुछ खो दिया है। राजा यह जवाब सुनकर हैरान रह गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, मुल्ला, यह जवाब तो सच में अद्भुत है। तुमने एक बार फिर अपनी चतुराई साबित कर दी, लेकिन अब मेरी बारी है। तुम्हें मेरी अगली चुनौती का सामना करना होगा। मुल्ला मुस्कुराते हुए बोला, हुजूर, आपकी अगली चुनौती के लिए मैं तैयार हूं। क्या सवाल है? राजा ने अपनी अंगूठी उतारी और उसे हवा में उछालते हुए कहा, मुल्ला, अगर तुम इतने ही चतुर हो तो मुझे बताओ कि मेरी इस अंगूठी का असली मूल्य क्या है। लेकिन ध्यान रहे, इसका जवाब सिर्फ एक वाक्य में होना चाहिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा के चेहरे पर एक विजी मुस्कान थी, जैसे उसे यकीन था कि इस बार मुल्ला हार जाएगा। लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन अपनी जगह से हिला भी नहीं। उसने राजा की अंगूठी को गौर से देखा, फिर अपनी आंखों में वही पुरानी चतुराई वाली चमक लाकर कहा, महाराज, आपकी इस अंगूठी का असली मूल्य उस व्यक्ति के दिल में है जिसे इसे पहनने का अधिकार है। राजा हैरान रह गया। उसने खुद से यह सवाल पहले कभी नहीं सोचा था। दरबारियों ने तालियां बजानी शुरू कर दी, लेकिन मुल्ला की मुस्कान के पीछे एक नई चाल छिपी थी। उसने राजा से कहा, अब मैं अपना अगला सवाल पूछने की अनुमति चाहता हूं, महाराज। राजा ने सिर हिलाया और कहा, पूछो मुल्ला, लेकिन याद रहे, यह आखिरी सवाल होगा। मुल्ला ने अपनी गधे की लगाम खींची, दरबार में चारों ओर देखा और कहा, महाराज, मेरा सवाल यह है, ऐसी कौन सी चीज है जिसे राजा होते हुए भी आप मेरे बिना हासिल नहीं कर सकते? दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। राजा इस बार उलझन में पड़ गया। मुल्ला के सवाल में गहराई थी और इसका जवाब तुरंत देना आसान नहीं था। आगे क्या हुआ? क्या राजा मुल्ला के इस नए सवाल का जवाब दे पाया, या मुल्ला ने एक बार फिर अपनी चतुराई से राजा को मात दी? और वह कौन सी चीज है जिसे राजा भी खुद हासिल नहीं कर सकता? दरबार में सन्नाटा पसरा था। मुल्ला नसरुद्दीन के सवाल ने सभी को उलझन में डाल दिया था। ऐसी कौन सी चीज है जिसे राजा होते हुए भी आप मेरे बिना हासिल नहीं कर सकते? राजा ने माथे पर बल डालते हुए कहा, मुल्ला, तुम्हारे सवाल का जवाब आसान नहीं है, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए। मुल्ला मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, मैं इंतजार कर सकता हूं, लेकिन याद रखिए, इस सवाल का जवाब आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। राजा ने अपनी पूरी विद्वता और चतुराई को इकट्ठा करके सोचना शुरू किया। उसने दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों से चर्चा की, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। अंत में राजा ने हार मान ली और मुल्ला से कहा, मुल्ला, मैं मानता हूं कि इस बार तुमने मुझे मात दे दी। अब मुझे बताओ, तुम्हारे सवाल का जवाब क्या है? मुल्ला ने अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ जवाब दिया, महाराज, उस चीज का नाम है सच्चा सलाहकार। एक राजा चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे सही सलाह देने वाला कोई न कोई चाहिए। और अगर मैं यहाँ न होता तो शायद आप कई बार गलत निर्णय ले चुके होते।
राजा यह सुनकर चौंक गया। उसने मुल्ला की चतुराई और उसकी बात की गहराई को स्वीकार किया। वह बोला, मुल्ला, तुमने मुझे एक बार फिर सबक सिखा दिया। अब मैं समझ गया हूं कि सच्चे सलाहकार का महत्व क्या होता है। राजा ने तुरंत मुल्ला नसरुद्दीन को अपने राज्य का मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया। लेकिन मुल्ला ने राजा से कहा, महाराज, मैं आपका सलाहकार बन सकता हूं, लेकिन मेरी शर्त यह है कि मैं केवल वही सलाह दूंगा जिसमें हंसी और सीख दोनों हों। राजा और दरबारी ठहाके लगाकर हंस पड़े। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी चतुराई से राजा को न केवल हराया बल्कि उसे एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया। चतुराई और ईमानदारी साथ साथ चलें तो जीवन में हर चुनौती को हराया जा सकता है। और मुल्ला ने अंत में कहा, महाराज, जिंदगी एक शतरंज की बाजी है। कभी राजा जीतता है तो कभी प्यादा। बस हर चाल में बुद्धिमानी और सच्चाई का मेल होना चाहिए। कहानी 2। गांव में एक बार फिर हलचल मची थी। एक आदमी अहमद गुस्से से लाल था और सीधा मुल्ला नसरुद्दीन के पास आ पहुंचा। उसने अपने हाथ में एक टूटा हुआ बर्तन दिखाते हुए कहा, मुल्ला, ये बर्तन मैंने अपने पड़ोसी हसन को 3 दिन पहले उधार दिया था। और देखो, ये तो टूटा हुआ वापस आया है। मुझे न्याय चाहिए। मुल्ला ने अपनी टोपी ठीक की, गधे पर बैठने की मुद्रा बनाई, हालांकि वह खड़ा था, और बोला, अहमद भाई, तुमने ये बर्तन हसन को दिया था, ये तो सच है। लेकिन क्या यह सच है कि यह बर्तन टूटा हुआ वापस आया है, या इसके पीछे कोई गहरी बात छुपी है? अहमद ने जोर देकर कहा, मुल्ला, मैं झूठ नहीं बोल रहा। यह देखो, बर्तन के टुकड़े मेरे हाथ में हैं। मुझे मेरा हर जाना चाहिए। मुल्ला ने अपने गधे की तरफ देखा और कहा, ठीक है, पहले हसन को बुलाओ। हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। थोड़ी ही देर में हसन भी वहां पहुंच गया। वह शांत स्वभाव का आदमी था। आते ही उसने कहा, मुल्ला, यह आरोप झूठा है। यह बर्तन मेरे पास कभी नहीं गया। अब मुल्ला ने अपनी चतुराई दिखानी शुरू की। वह मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा, यह बर्तन 3 दिन पहले तुम्हारे पास गया और अब टूटा हुआ वापस आया। क्या यह सच है? हसन ने हंसते हुए कहा, नहीं मुल्ला। अगर यह बर्तन मेरे पास होता तो या तो साबुत वापस आता या मैं पहले ही बता देता। मुल्ला ने सिर हिलाया और गांव वालों की तरफ घूमकर कहा, तो हम क्या कह सकते हैं? बर्तन ने खुद अहमद के घर से चलकर हसन के घर यात्रा की और फिर वापस टूटा हुआ लौट आया। गांव वाले हंसी में फूट पड़े। लेकिन मुल्ला ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया। हसन, अगर बर्तन सच में तुम्हारे पास नहीं था तो क्या यह संभव है कि इसे जादू से कोई और ले गया हो? या फिर किसी ने इसे जानबूझकर अहमद को वापस लाने से पहले तोड़ दिया हो? हसन और अहमद दोनों चुप हो गए। मुल्ला ने अचानक अपनी टोपी उतारी, हवा में घुमाई और गंभीर स्वर में कहा, अहमद, अगर तुम सच बोल रहे हो तो कल सूरज के उगने से पहले इस बर्तन की सच्चाई खुद सामने आएगी। लेकिन अगर इसमें कोई चालबाजी है तो कल का सूरज किसी और राज से पर्दा हटाएगा। मुल्ला ने मामले को 1 दिन के लिए टाल दिया, लेकिन उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। गांव वाले आपस में कानाफूसी करने लगे। अगली सुबह मुल्ला ने दरबार में अहमद, हसन और गांव के बाकी लोगों को बुलाया। लेकिन इससे पहले कि मुल्ला अपनी बात शुरू करता, दरबार के दरवाजे पर एक अनजान सिपाही पहुंचा, जो राजा के संदेशवाहक जैसा लग रहा था। उसने कहा, मुल्ला नसरुद्दीन, राजा ने आपको अपने दरबार में बुलाया है। मुल्ला मुस्कुराया और सिपाही से पूछा, क्या यह राजा के न्याय का मामला है या कोई और खेल चल रहा है? अगला सवाल, क्या राजा के दरबार में मुल्ला की हाजिर जवाबी का सामना होगा या इस टूटे बर्तन का सच वहां खुलकर सामने आएगा?
अगली कहानी में जानिए मुल्ला नसरुद्दीन कैसे राजा और दरबारियों को चौंका देगा। सुबह का समय था और मुल्ला नसरुद्दीन राजा के भव्य दरबार में पहुंचा। दरबार सजेजे दरबारियों से भरा था जो अपनी तेज बुद्धि और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन मुल्ला को देखकर उनके चेहरों पर हल्की सी मुस्कान फैल गई, जैसे वे सोच रहे हों, ये मामूली गवई मुल्ला हमारी बराबरी कैसे करेगा। राजा ने अपनी सुनहरी गद्दी पर बैठते हुए मुल्ला को देखा और कहा, मुल्ला नसरुद्दीन, तुम्हारी चतुराई की कहानियां दूर दूर तक फैली हैं, लेकिन क्या तुम सच में इतने होशियार हो? मैं तुम्हें और मेरे दरबारियों को एक परीक्षा में डालना चाहता हूं। जो भी इसमें सफल होगा वह हमारी सभा का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहलाएगा। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और कहा, महाराज, परीक्षा तो वही पास कर सकता है जिसमें समझ और अनुभव का मेल हो। आप अपनी परीक्षा शुरू करें। राजा ने ताली बजाई और एक बड़ा थाल लाया गया जिसमें सुनहरे सिक्के, अनाज के दाने और एक छोटा शीशा रखा था। राजा ने कहा, यह हमारी पहली परीक्षा है। बताओ इन 3 चीजों में से सबसे मूल्यवान क्या है और क्यों? पहला दरबारी खड़ा हुआ। उसने शीशे की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, यह शीशा सबसे मूल्यवान है क्योंकि इसमें आप अपना चेहरा देख सकते हैं। दूसरा दरबारी खड़ा हुआ। उसने सिक्कों की ओर इशारा किया और कहा, नहीं, यह सिक्के सबसे मूल्यवान हैं। ये हमें ताकत और सत्ता दिलाते हैं। तीसरा दरबारी खड़ा हुआ। उसने अनाज के दानों की ओर इशारा किया और बोला, महाराज, अनाज सबसे मूल्यवान है क्योंकि बिना भोजन के जीवन ही संभव नहीं। अब राजा ने मुल्ला की ओर देखा। और तुम मुल्ला, तुम्हारा क्या कहना है? मुल्ला ने सिर खुजाया, फिर थाल के पास गया। उसने पहले सिक्के उठाए, फिर अनाज के दाने और आखिर में शीशा उठाया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सबसे मूल्यवान चीज यह थाल है क्योंकि अगर यह न हो तो इनमें से कुछ भी रखने की जगह नहीं होती। दरबार में ठहाके गूंज उठे। राजा भी मुस्कुरा दिया। मुल्ला, तुम्हारी बात में वाकई गहराई है, लेकिन अभी एक और परीक्षा बाकी है। दूसरी परीक्षा। राजा ने मुल्ला को पास बुलाया और धीमे स्वर में कहा, अब यह मामला मेरे खजाने से जुड़ा है। मैंने सुना है कि तुमने गांव में टूटे बर्तन के एक मामले को सुलझाने का वादा किया है, लेकिन क्या तुम हमारे खजाने की चोरी का रहस्य भी सुलझा सकते हो? मुल्ला ने चौंक कर पूछा, चोरी? महाराज, आपके खजाने से चोरी हुई है? राजा ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, और यह दरबारियों में से ही किसी ने की है। क्या तुम इसका सच उजागर कर सकते हो? मुल्ला ने एक गहरी सांस ली और कहा, महाराज, मैं इसे जरूर सुलझाऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे दरबारियों से कुछ सवाल पूछने की अनुमति चाहिए। मुल्ला ने सभी दरबारियों को एक कतार में खड़ा किया और मुस्कुराते हुए पूछा, जो भी चोरी में शामिल नहीं है वह मेरे इस गधे की पूंछ पकड़कर कहे, मैं निर्दोष हूं, और गधा जिसे झूठा पाएगा उसकी पूंछ काली हो जाएगी। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर संकोच भरी नजरों से देखा। एक एक करके सबने गधे की पूंछ पकड़ी, लेकिन मुल्ला के गधे ने किसी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन तभी मुल्ला ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैंने चोर को पहचान लिया है। राजा और दरबारी चौंक गए। राजा ने पूछा, कैसे? मुल्ला ने गधे की पूंछ को देखा और बोला, गधे की पूंछ पर मैंने कालिख लगा रखी थी। जो निर्दोष होगा वह बिना डरे पूंछ पकड़ेगा और उसके हाथों पर कालिख होगी, लेकिन जो चोर है उसने पूंछ को छुआ ही नहीं क्योंकि उसे डर था कि कालिख लग जाएगी। मुल्ला ने जिस दरबारी के हाथ साफ थे उसे चोर घोषित कर दिया। राजा ने चोरी की सजा सुनाई और मुल्ला की तारीफ की।
लेकिन जैसे ही मुल्ला दरबार से बाहर निकला, एक अनजान व्यक्ति उसकी गाड़ी के पास पहुंचा और फुसफुसाकर कहा, मुल्ला, तुमने राजा के खजाने की चोरी सुलझा दी, लेकिन तुम्हें क्या लगता है, गांव के टूटे बर्तन की सच्चाई भी इसी दरबार से जुड़ी हो सकती है? अगला सवाल, क्या टूटा बर्तन और राजा के खजाने की चोरी एक ही कहानी के दो पहलू हैं? मुल्ला इस गुत्थी को कैसे सुलझाएगा? अगली कहानी में जानिए मुल्ला कैसे अपनी चतुराई से दोनों मामलों का पर्दाफाश करेगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने दरबार से लौटते समय उस अजनबी व्यक्ति की बात को गंभीरता से लिया। टूटा बर्तन और राजा के खजाने की चोरी, दोनों के बीच कोई संबंध कैसे हो सकता है? वह अपने गधे पर चढ़ा और सीधा गांव वापस लौट आया। गांव पहुंचने पर उसने अहमद और हसन दोनों को फिर से बुलाया। गांव के लोग भी उत्सुकता से जमा हो गए, क्योंकि हर कोई जानना चाहता था कि मुल्ला इस बार क्या करने वाला है। मुल्ला ने अहमद से पूछा, क्या तुम्हारा बर्तन सच में इतना कीमती था कि इसे कोई चोरी कर सकता था? अहमद ने कहा, मुल्ला, यह बर्तन तो साधारण था, लेकिन यह मेरे दादा की निशानी थी। इसे तोड़ना किसी की साजिश लगती है। मुल्ला ने हसन की ओर देखा। और तुम हसन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम पर झूठा इल्जाम लगाया गया है? हसन ने सिर झुकाते हुए कहा, मुल्ला, मैं निर्दोष हूं। लेकिन मुझे लगता है कि यह मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिखता है। अब मुल्ला ने अपना गधा गांव के बीच लाकर खड़ा किया और चतुराई भरे अंदाज में बोला, इस गधे को मैंने राजा के दरबार में भी एक रहस्य सुलझाने में मदद के लिए इस्तेमाल किया था। अब यह गधा सच बोलने वालों की पहचान करेगा। मुल्ला ने गांव वालों को एक अजीब प्रस्ताव दिया। उसने कहा, जो भी इस बर्तन से जुड़ी सच्चाई जानता है, वह गधे की पूंछ पकड़कर कहे, मैं निर्दोष हूं। जो झूठ बोलेगा, गधा तुरंत उसकी पोल खोल देगा। गांव वाले एक एक करके गधे की पूंछ पकड़ने आए। अहमद और हसन ने भी ऐसा किया, लेकिन गधा बिल्कुल शांत रहा। मुल्ला ने उनकी तरफ गौर से देखा और फिर अचानक कहा, ठीक है, अब इस कमरे के बाहर जो लोग खड़े हैं, उन्हें भी बुलाया जाए। कमरे के बाहर से 3 लोग लाए गए जो चुपचाप तमाशा देख रहे थे। उनमें से एक आदमी, रफीक, हड़बड़ाते हुए आगे आया। उसने कहा, मुल्ला, मुझे तो कुछ भी पता नहीं। मैं तो बस देखने आया हूं। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम भी गधे की परीक्षा से गुजरो। रफीक ने डरते डरते गधे की पूंछ की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन उसे छुआ नहीं। मुल्ला ने तुरंत ताली बजाई और कहा, रफीक, तुम ही इस बर्तन को तोड़ने वाले हो। गांव वाले हैरान रह गए। रफीक ने कांपते हुए कहा, मुल्ला, मुझे माफ कर दो। मैं यह बर्तन चोरी करना चाहता था क्योंकि मुझे पता था कि इसके नीचे राजा के खजाने का नक्शा छिपा हुआ है। लेकिन जब मैंने इसे खोला तो नक्शा गायब था। डर के मारे मैंने इसे तोड़ दिया और हसन के दरवाजे पर फेंक दिया। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, और वह नक्शा? वह राजा के दरबार से कैसे गायब हुआ? रफीक ने सिर झुकाकर कहा, मुझे नहीं पता। मैंने इसे किसी और को बेच दिया था। मुल्ला ने गहरी सांस ली और राजा का संदेशवाहक याद किया। उसने गांव वालों से कहा, यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। जो नक्शा राजा के खजाने तक पहुंचता है, वह अब किसी और के हाथों में है। हमें राजा को इस बारे में तुरंत सूचना देनी होगी। गांव वाले हैरान थे। क्या राजा का खजाना और बर्तन का रहस्य अभी भी पूरी तरह सुलझा नहीं? अगला सवाल, क्या मुल्ला नसरुद्दीन राजा को यह गुत्थी सुलझाने में मदद कर पाएगा? या राजा के दरबार में एक और चाल उसकी प्रतीक्षा कर रही है? अगली कहानी में जानिए राजा के खजाने और नक्शे की चोरी के पीछे का असली रहस्य। राजा के खजाने का नक्शा रफीक के हाथों से गायब हो चुका था।
मुल्ला नसरुद्दीन ने मामले को आगे बढ़ाने के लिए तुरंत राजा के दरबार का रुख किया। जब वह दरबार पहुंचा तो राजा पहले से चिंतित प्रतीत हो रहा था। राजा ने मुल्ला से पूछा, तुम्हें बर्तन और खजाने के नक्शे के बीच का संबंध पता चल गया, लेकिन अब नक्शा गायब है। क्या तुम बता सकते हो कि नक्शा किसके पास है? मुल्ला ने शांत स्वर में कहा, महाराज, यह सिर्फ नक्शे का सवाल नहीं है। यह उस व्यक्ति का सवाल है जो आपके खजाने की ताक में है। हमें उस गुनहगार को पकड़ने के लिए थोड़ा धैर्य और चालाकी से काम लेना होगा। राजा ने सिर हिलाया और मुल्ला से कहा, जो भी करना है करो, लेकिन यह ध्यान रहे कि मेरा खजाना सुरक्षित रहे। मुल्ला ने दरबार में सभी दरबारियों और कर्मचारियों को बुलाया। उसने कहा, हम एक परीक्षण करेंगे। मैं यहाँ एक रहस्यमयी डिब्बा रख रहा हूँ। इसमें राजा के खजाने का सबसे कीमती गहना रखा जाएगा। जिसे भी लगता है कि वह निर्दोष है, वह इस डिब्बे के पास जाकर 5 कदम पीछे हटेगा। अगर डिब्बा हिल गया तो समझ लो वही दोषी है। सभी दरबारी चकित थे। एक एक करके लोग डिब्बे के पास गए, लेकिन किसी ने उसे हिलते नहीं देखा। सभी ने राहत की सांस ली। अब मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब हमें सिर्फ एक और परीक्षण करना है। जो भी दोषी नहीं है वह यह बताए कि रफीक किससे मिला था, क्योंकि नक्शा उसी के पास गया होगा। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। तभी एक दरबारी, जिसका नाम कमाल था, हड़बड़ाकर खड़ा हुआ और चिल्लाया, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने नक्शा रफीक से नहीं लिया। मुल्ला ने उसकी ओर देखा और कहा, कमाल, मैंने तुम्हारा नाम तो लिया ही नहीं, तो फिर तुम इतने परेशान क्यों हो? कमाल हकलाने लगा, मुल्ला, मैं निर्दोष हूं। मुल्ला ने राजा से कहा, महाराज, यह रहा आपका असली गुनहगार। नक्शा इसी के पास है। राजा ने गुस्से से पूछा, कमाल, यह सच है? क्या नक्शा तुम्हारे पास है? कमाल ने घुटनों के बल गिरते हुए स्वीकार किया, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने लालच में आकर रफीक से नक्शा खरीदा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह नक्शा आपके खजाने का है। मुल्ला ने राजा को नक्शा सौंपा, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी सोच झलक रही थी। राजा ने कहा, मुल्ला, तुमने यह मामला सुलझा दिया, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि यह मामला यहीं खत्म हो गया है? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हर रहस्य की जड़ गहरी होती है। यह नक्शा तो सिर्फ एक सुराग है। असली खेल अब शुरू होगा। राजा ने चौंककर पूछा, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि मेरे खजाने पर कोई और भी नजर गड़ाए बैठा है? मुल्ला ने सिर हिलाया, महाराज, नक्शा असली खजाने तक पहुंचने का पहला कदम है, लेकिन असली सवाल यह है कि वह खजाना कहाँ है और वहां तक कौन पहुंचना चाहता है। जैसे ही मुल्ला दरबार से बाहर निकला, एक अनजान संदेशवाहक उसके पास आया। उसने मुल्ला के कान में फुसफुसाते हुए कहा, अगर तुम असली खजाने का सच जानना चाहते हो तो अगली सुबह पुरानी बावली के पास पहुंच जाना। लेकिन ध्यान रखना, वहां सिर्फ हिम्मत और चतुराई से काम लिया जा सकता है। अगला सवाल, कौन है यह अनजान संदेशवाहक? और पुरानी बावली में मुल्ला का सामना किससे होगा? क्या असली खजाने तक पहुंचने के लिए मुल्ला को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा? अगली कहानी में जानिए, मुल्ला कैसे पुरानी बावली के रहस्यों का पर्दाफाश करेगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर गांव के पास की पुरानी बावली की ओर रवाना हुआ। यह बावली बहुत पुरानी और सुनसान थी। गांव के लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब आवाजें आती हैं।
लेकिन मुल्ला न डरता था न किसी अफवाह पर यकीन करता था। जब वह बावली पहुंचा तो चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। पेड़ों पर पक्षी भी चुप थे और हवा में अजीब सा डरावना सन्नाटा था। लेकिन मुल्ला के चेहरे पर वही चिरपरिचित मुस्कान थी। बावली के पास पहुंचकर मुल्ला ने चारों ओर नजर दौड़ाई। तभी एक आदमी जिसका चेहरा एक लंबी चादर से ढका था उसके सामने आया। मुल्ला, उसने गहरी आवाज में कहा, अगर तुम्हें राजा के खजाने तक पहुंचना है तो तुम्हें मेरी 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। अगर तुम असफल हुए तो यही बावली तुम्हारी आखिरी मंजिल होगी। मुल्ला ने आंखें मिचमिचाते हुए कहा, 3 परीक्षाएं? वाह, लगता है तुम्हारे पास समय बहुत है। चलो जल्दी शुरू करो। मेरा गधा भूखा है और मुझे भी चाय चाहिए। आदमी ने कहा, पहली परीक्षा है अंधेरे से गुजरना। इस बावली के नीचे एक सुरंग है। तुम्हें उस सुरंग से बिना रोशनी के पार जाना होगा। लेकिन रास्ते में तुम्हें ऐसी आवाजें सुनाई देंगी जो तुम्हें डराने की कोशिश करेंगी। अगर तुम रुके या पीछे मुड़े तो हार जाओगे। मुल्ला ने सुरंग की ओर देखा। वाह, अंधेरे में चलना तो मेरे गधे के लिए भी आसान है। चलो मैं कोशिश करता हूं। मुल्ला ने सुरंग में कदम रखा। चारों ओर घना अंधेरा था। कुछ ही कदम चलने के बाद अजीब आवाजें गूंजने लगीं। किसी ने चिल्लाया, मुल्ला वापस लौट जाओ वरना बर्बाद हो जाओगे। लेकिन मुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बर्बादी तो मेरी शादी के दिन हो गई थी। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। आवाजें धीरे धीरे शांत हो गईं और मुल्ला सुरंग पार कर गया। सुरंग के दूसरी ओर एक बड़ा कमरा था जहां 3 बर्तन रखे हुए थे। आदमी ने कहा, इन तीनों बर्तनों में से एक में राजा के खजाने का दूसरा सुराग है। एक बर्तन में जहर, दूसरे में कुछ नहीं और तीसरे में सुराग। सोच समझकर चुनो। मुल्ला ने बर्तनों को गौर से देखा। फिर उसने तीनों बर्तनों के ढक्कन सूंघे। अचानक वह हंस पड़ा। उसने बीच वाला बर्तन उठाया और कहा, यही वह बर्तन है जिसमें सुराग है। आदमी चौंक गया। तुम्हें यह कैसे पता चला? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जो जहरीला बर्तन रखा है उसकी गंध बहुत तीखी है और खाली बर्तन में हल्की सी धूल है। सुराग वाला बर्तन तो साफ सुथरा है। मुल्ला ने बर्तन खोला और उसमें एक छोटा सा नक्शा निकला। अब आदमी ने मुल्ला को एक सुनहरी थाली में हीरे और सोने के गहने दिखाए। उसने कहा, यह तुम्हारी तीसरी और आखिरी परीक्षा है। अगर तुम इस खजाने को छोड़ सकते हो तो तुम राजा के असली खजाने तक पहुंच सकते हो। लेकिन अगर तुम इसे ले गए तो यहीं खत्म हो जाओगे। मुल्ला ने थाली को ध्यान से देखा और कहा, वाह, कितनी खूबसूरत चीजें हैं। लेकिन महाराज का खजाना इससे बड़ा होगा। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। मुल्ला की ईमानदारी देखकर आदमी ने अपनी चादर उतार दी। यह और कोई नहीं बल्कि राजा के खास सलाहकार थे। उन्होंने कहा, मुल्ला, तुमने साबित कर दिया कि तुम बुद्धिमान और ईमानदार हो। असली खजाना तुम्हें अगले नक्शे से मिलेगा। मुल्ला ने नक्शा लिया और वापस राजा के पास लौट आया। लेकिन जैसे ही वह दरबार पहुंचा, उसे वहां एक अजीब माहौल नजर आया। राजा के खजाने का मुख्य द्वार खुला हुआ था और खजाने के पास एक आदमी बेहोश पड़ा था। राजा ने चिंतित होकर कहा, मुल्ला, यह क्या हो रहा है? मेरा खजाना खतरे में है। मुल्ला ने नक्शे को देखा और कहा, महाराज, खजाने के पीछे सिर्फ चोर नहीं बल्कि आपकी दरबार की कोई बड़ी साजिश है। असली दुश्मन अब सामने आएगा। अगला सवाल, कौन है यह दुश्मन जो राजा के खजाने तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है?
और क्या मुल्ला नसरुद्दीन उसे रोक पाएगा? अगली कहानी में जानिए मुल्ला का सामना असली साजिशकर्ता से कैसे होगा। राजा के खजाने का दरवाजा खुला हुआ था और एक आदमी बेहोश पड़ा था। राजा के दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। हर कोई यह सोच रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। मुल्ला नसरुद्दीन ने बेहोश पड़े आदमी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, पहले इसे होश में लाना होगा। जवाब तो यहीं छिपा है। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया और कुछ देर बाद वह आदमी होश में आया। उसने डरते हुए इधर-उधर देखा। मुल्ला ने पास जाकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे थे? उस आदमी ने कांपते हुए कहा, मेरा नाम बशीर है। मैं खजाने की सफाई का काम करता हूँ। लेकिन जब मैं सुबह यहाँ आया तो मैंने दरवाजा खुला पाया और अंदर कोई छाया देखी। जैसे ही मैं करीब गया, मेरे सिर पर किसी ने वार किया और फिर मुझे कुछ याद नहीं। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। छाया? यानी कोई अंदर घुसा था। लेकिन सवाल यह है कि वह कौन था और वह खजाने तक पहुंचा कैसे? मुल्ला ने खजाने के चारों ओर का मुआयना करना शुरू किया। उसने देखा कि खजाने के कमरे के फर्श पर धूल थी और उस पर ताजा जूतों के निशान थे। उसने निशानों को देखा और कहा, यह निशान छोटे छोटे कदमों के हैं। लगता है यह काम एक ही व्यक्ति का है और वह बड़ी सावधानी से अंदर आया। मुल्ला ने निशानों का पीछा किया जो खजाने के पिछले दरवाजे की ओर जा रहे थे। वहां उसने एक टूटा हुआ ताला पाया। महाराज, मुल्ला ने कहा, यह ताला तो नया है। इसे किसने बदला था? राजा के मंत्री ने कहा, मुल्ला, कुछ दिन पहले ताले में खराबी आ गई थी तो मैंने इसे बदलवा दिया। मुल्ला ने मंत्री की ओर ध्यान से देखा। और किससे बदलवाया था? मंत्री थोड़ा हड़बड़ाया। दरबार के लोहार से। उसने यह ताला तैयार किया था। मुल्ला तुरंत उस लोहार को बुलाने गया। लोहार ने डरते डरते कहा, मुल्ला, मैंने यह ताला बनाया था लेकिन मुझे नहीं पता कि यह टूट कैसे गया। यह बहुत मजबूत था। मुल्ला ने उसे ताले के पास ले जाकर पूछा, क्या यह तुम्हारा ही काम है? लोहार ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन इसमें किसी ने अंदर से छेड़छाड़ की है। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, अंदर से छेड़छाड़? यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जो खजाने के कमरे तक रोज आता जाता है और उसे ताले का पूरा रहस्य पता है। मुल्ला ने दरबार में सभी दरबारियों और कर्मचारियों को इकट्ठा किया। उसने कहा, इस गुनहगार को पकड़ने के लिए मैं एक चाल चलूंगा। अब हर कोई अपने हाथ मुझे दिखाए। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। मुल्ला ने सबके हाथों को ध्यान से देखा। अचानक उसने मंत्री के हाथों को गौर से देखा और मुस्कुराया। मंत्री साहब, आपके हाथों पर यह ग्रीस कहाँ से आया? मंत्री हड़बड़ाते हुए बोला, यह तो ताले का काम करते समय लग गया होगा। मुल्ला ने राजा की ओर देखा। महाराज, ताला तो लोहार ने बनाया था। मंत्री के हाथ पर यह ग्रीस तभी आ सकता है जब वह खुद ताले से छेड़छाड़ कर रहा हो। मंत्री ने घबराकर भागने की कोशिश की लेकिन सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। राजा ने गुस्से से पूछा, मंत्री, तुमने यह सब क्यों किया? मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं लालच में आ गया था। मैं राजा के खजाने का मालिक बनना चाहता था। मैंने ताले में ऐसी चालाकी की थी कि इसे मैं ही खोल सकूं। लेकिन बशीर के आने से मेरी योजना विफल हो गई। राजा ने मंत्री को जेल में डालने का आदेश दिया। लेकिन मुल्ला की आंखों में एक अलग चमक थी। महाराज, उसने कहा, मुझे लगता है कि यह कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है। मंत्री अकेला यह साजिश नहीं रच सकता। इसके पीछे कोई और है जो असली मास्टरमाइंड है।
राजा ने चौंक कर पूछा, तुम्हारा मतलब है कि हमारे दरबार में अभी भी कोई गद्दार छिपा हुआ है? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पता लगाने के लिए हमें खजाने से जुड़े एक और राज का पर्दाफाश करना होगा, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। अगला सवाल, मंत्री के पीछे कौन है जो असली मास्टरमाइंड हो सकता है? क्या मुल्ला नसरुद्दीन उस छिपे हुए दुश्मन को पकड़ पाएगा? अगली कहानी में जानिए मुल्ला की चतुराई कैसे असली साजिशकर्ता को बेनकाब करेगी। मंत्री को जेल भेजने के बाद भी राजा का मन अशांत था। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, महाराज, खजाने की यह साजिश एक बड़ी योजना का हिस्सा है। मंत्री तो सिर्फ मोहरा था, असली गुनहगार अभी बाहर है। मुझे एक रात का समय दीजिए। राजा ने अनुमति दी। मुल्ला ने खजाने के कमरे में अपना डेरा जमा लिया। उसने दरवाजे के पास मिट्टी फैला दी और कुछ सिक्के जानबूझकर बाहर रख दिए। फिर उसने खुद को खजाने के कमरे में छुपा लिया। आधी रात होते ही खजाने के कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला। मुल्ला ने देखा कि एक परछाई कमरे में दाखिल हो रही है। उस व्यक्ति ने जमीन पर पड़े सिक्कों को उठाया और कमरे के अंदर गहराई से कुछ ढूंढने लगा। मुल्ला ने तुरंत अपना मशाल जलाया। रुको, अब तुम पकड़े गए। उस व्यक्ति ने पलटकर देखा। वह और कोई नहीं बल्कि राजा का खास सलाहकार और सेनापति उमर था। मुल्ला ने सेनापति को पकड़ लिया और राजा के दरबार में पेश किया। राजा ने चौंक कर पूछा, उमर, तुमने यह सब क्यों किया? उमर ने झुककर कहा, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी गद्दी पर बैठना चाहता था। मैंने मंत्री को अपने साथ मिला लिया था और खजाने तक पहुंचने की योजना बनाई थी। मेरा इरादा था कि खजाने को लेकर मैं आपकी सत्ता को खत्म कर दूं और खुद राजा बन जाऊं। मुल्ला ने कहा, महाराज, यह साजिश बड़ी थी, लेकिन आपने सही समय पर इस पर ध्यान दिया। खजाने को सुरक्षित रखना अब आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। राजा ने सेनापति और मंत्री दोनों को कड़ी सजा दी। उन्होंने खजाने के सुरक्षा प्रबंध को और मजबूत कर दिया और मुल्ला का धन्यवाद करते हुए कहा, मुल्ला, तुमने न केवल मेरा खजाना बचाया बल्कि मेरी गद्दी भी बचाई। तुम सच में महान हो। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह मेरा फर्ज था, लेकिन अगली बार खजाने के चक्कर में मुझे इतना परेशान मत कीजिएगा। मेरा गधा शिकायत कर रहा है कि उसे समय पर खाना नहीं मिला। सब हंस पड़े, लेकिन मुल्ला के मन में अभी भी एक सवाल था, क्या खजाना ही असली संपत्ति है या वह भरोसा जो इसे बचाने के लिए लोग एक दूसरे पर करते हैं? मुल्ला ने अपने गधे पर सवार होकर गांव की ओर रुख किया, एक नई चुनौती और एक नए किस्से के इंतजार में। अंत। मुल्ला नसरुद्दीन की बुद्धिमत्ता और हंसी मजाक से भरी यह कहानी यही खत्म होती है। लेकिन क्या यह अंत है या एक नई कहानी की शुरुआत? मुल्ला के अगले किस्से के लिए तैयार रहिए। कहानी 3। सदियों पहले एक दूरदराज के राज्य में एक बादशाह राज करता था, जिसकी अक्लमंदी और न्यायप्रियता दूर दूर तक मशहूर थी। लेकिन बादशाह को अपनी बुद्धिमत्ता पर इतना घमंड था कि वह सोचता था, मुझसे तेज दिमाग वाला कोई है ही नहीं। एक दिन दरबार में ऐलान किया गया, जो भी ऐसा सवाल पूछे जिसका जवाब मैं न दे पाऊं, उसे इनाम में सोने की 100 मोहरें दी जाएंगी। सभी दरबारियों में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। सवाल करना तो दूर, कोई बादशाह से आंख मिलाने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसी समय मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी फटी पुरानी पगड़ी और हाथ में लकड़ी का डंडा लिए दरबार में आ पहुंचा। उसने बादशाह की ओर मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपकी अक्ल का कोई मुकाबला नहीं। क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं?
बादशाह, जो पहले ही अपने घमंड में डूबा था, बोला, पूछो मुल्ला, लेकिन ध्यान रहे, अगर सवाल साधारण हुआ तो तुम्हें सजा मिलेगी। मुल्ला ने एक झटके में सवाल दागा। जहांपनाह, बताइए, यह दुनिया ज्यादा बड़ी है या आपका दरबार? बादशाह ने हंसते हुए जवाब दिया, मुल्ला, जाहिर है यह दुनिया ज्यादा बड़ी है। मुल्ला ने तुरंत दूसरा सवाल किया, तो फिर बताइए, इस दुनिया में ज्यादा लोग बुद्धिमान हैं या मूर्ख? बादशाह थोड़ा चौंका, लेकिन फिर जवाब दिया, मुल्ला, मूर्ख ज्यादा हैं। अब मुल्ला ने अपनी चाल चली। जहांपनाह, अगर इस दुनिया में मूर्ख ज्यादा हैं, तो वे सब आपकी रियासत में कैसे समा गए? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह गहरी सोच में पड़ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि मुल्ला के इस सवाल का क्या जवाब दे। कुछ देर सोचने के बाद उसने मुल्ला से कहा, तुम्हारा सवाल बड़ा गूढ़ है। इसका जवाब मैं तुम्हें कल दूंगा। मुल्ला मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, जवाब देने की जल्दी मत कीजिए। मैं तब तक अपनी गधी की समस्या सुलझाने जाता हूँ। सुना है उसने सपने में चांद देख लिया है और अब उसे पाने की जिद कर रही है। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। क्या मुल्ला का सवाल केवल एक सवाल था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? और यह गधी का चांद वाला सपना क्या है? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। चोरी की गधी और मुल्ला का न्याय। प्रश्न 1, गधी जो सपना देखती है, क्या वह सच में चोरी हो सकती है? अगले दिन दरबार में हलचल थी। हर कोई मुल्ला नसीरुद्दीन के अजीब सवाल और उसकी गधी की अनोखी कहानी के बारे में बात कर रहा था। लेकिन इस बार मुल्ला गधे पर नहीं, पैदल ही आया। उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी, लेकिन उसकी गधी गायब थी। दरबार में पहुंचते ही मुल्ला ने बादशाह से कहा, जहांपनाह, मेरे सवाल का जवाब बाद में दीजिए। पहले मेरी गधी को खोजने में मदद कीजिए। वह रात को सपने में चांद पाने की जिद कर रही थी और अब किसी ने उसे चुरा लिया है। बादशाह ने ठहाका लगाया, मुल्ला, सपने देखने वाली गधी को कौन चुराएगा? मुल्ला ने गंभीरता से जवाब दिया, जहांपनाह, सपने देखने वाले को दुनिया की सबसे बड़ी दौलत लगती है। शायद मेरी गधी ने किसी को चांद दिखाने का वादा कर दिया हो। बादशाह ने अपनी सेना को आदेश दिया, जाओ और मुल्ला की गधी को ढूंढ कर लाओ। सैनिक पूरे गांव में गधी की तलाश में निकल पड़े। थोड़ी देर बाद एक आदमी भागता हुआ दरबार में आया। उसने घबराते हुए कहा, जहांपनाह, मुल्ला की गधी मेरे घर के पास बंधी मिली, पर मैं उसका दोषी नहीं हूं। मुल्ला ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखा और कहा, तो तुम ही हो जिसने मेरी गधी से चांद का सौदा किया है? वह आदमी चौंक गया। मैंने कुछ नहीं किया। वह तो खुद मेरे दरवाजे के पास आ गई थी। मुल्ला ने दरबार में खड़े होकर ऐलान किया, जहांपनाह, चोर खुद कबूल कर चुका है। दरबार में सब चौंक गए। बादशाह ने पूछा, मुल्ला, यह कैसे साबित होगा कि यह आदमी चोर है? मुल्ला ने कहा, जहांपनाह, गधी तो सपने में चांद देख रही थी। अगर यह आदमी निर्दोष है तो इसे भी वही सपना देखना चाहिए। इसे एक रात गधी के साथ बंद कर दीजिए। सुबह सच सामने आ जाएगा। अगली सुबह जब वह आदमी दरबार में लाया गया तो उसके चेहरे पर थकान और डर साफ झलक रहा था। मुल्ला ने मुस्कुराकर पूछा, तो चांद कैसा था? वह आदमी चिल्लाया, हाँ हाँ, मैंने ही गधी को चुराया था, लेकिन मैंने यह चांद वाला सपना नहीं देखा। बस वह बार बार रेंकती रही और मुझे सोने नहीं दिया। पूरे दरबार में हंसी गूंज उठी। बादशाह ने मुल्ला से कहा, तुमने अपनी अक्ल से एक बड़ा मामला हल कर दिया। लेकिन अब मुझे बताओ, तुम्हारे सवाल का जवाब क्या है?
मुल्ला ने गंभीर स्वर में कहा, जहां पनाह, हर सवाल का जवाब सही समय पर ही मिलता है। अगर मेरी गधी सपने में चांद देख सकती है तो आप भी मेरे सवाल का जवाब कभी न कभी जरूर पाएंगे। लेकिन मुल्ला के शब्दों में छिपा था एक और रहस्य। वह क्यों बार बार चांद की बात कर रहा था? क्या गधी की कहानी सिर्फ एक बहाना थी? मुल्ला की अगली चाल क्या होगी? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार कीजिए। मुल्ला नसीरुद्दीन की गधी की कहानी अब पूरे राज्य में मशहूर हो चुकी थी। लोग उसकी बातों में छिपी बुद्धिमानी को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुल्ला के चेहरे पर हमेशा की तरह एक रहस्यमयी मुस्कान थी। एक दिन मुल्ला दरबार में वापस आया। इस बार वह अपनी गधी को लेकर आया था, लेकिन गधी की पीठ पर एक बड़ा कपड़ा ढका हुआ था। दरबार में पहुंचते ही उसने ऐलान किया, जहां पनाह, मेरी गधी ने आखिरकार चांद को पकड़ लिया है। अब मैं इसे बेचने का इरादा रखता हूं। जो इसे खरीदेगा उसे रात भर चांद के साथ रहने का मौका मिलेगा। दरबार में सब हंसने लगे। किसी ने सोचा, यह मुल्ला फिर कोई नई चालाकी कर रहा है। लेकिन तभी बादशाह ने गंभीरता से कहा, मुल्ला, अगर तुम्हारी गधी ने चांद पकड़ा है तो हमें दिखाओ। हम भी देखना चाहते हैं कि यह कैसे संभव हुआ। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कपड़ा हटाया। गधी की पीठ पर एक बड़ा चमकीला कांच रखा था, जिसमें रोशनी पड़ने से चांद जैसी छवि बन रही थी। मुल्ला ने कहा, जहां पनाह, यह वही चांद है जिसे मेरी गधी ने अपने सपने में देखा था। अब यह आपके सामने है। दरबार में सब हैरान थे। कुछ लोगों ने सोचा कि मुल्ला मजाक कर रहा है, लेकिन बादशाह ने गंभीरता से कहा, मुल्ला, तुम हमेशा ऐसी चीजें करते हो जो समझ के परे होती हैं। लेकिन अब यह बताओ, इस चांद की कीमत क्या है? मुल्ला ने जवाब दिया, जहां पनाह, इसकी कीमत हर किसी के लिए अलग होगी। जिसे इसकी सबसे ज्यादा चाहत होगी वही इसकी असली कीमत तय करेगा। यह सुनकर दरबारियों में खलबली मच गई। हर कोई सोचने लगा कि इस चांद को पाने के लिए क्या देना होगा। एक दरबारी ने कहा, मुल्ला, अगर मैं इसे खरीदूं तो क्या मैं अमीर बन जाऊंगा? मुल्ला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह चांद वही देगा जो तुम्हारे दिल में है। लेकिन याद रखना, अगर यह तुम्हारे काबू से बाहर हुआ तो सब कुछ खो सकते हो। बात फैलते ही राज्य भर के लोग मुल्ला के चांद को देखने आने लगे। हर कोई जानना चाहता था कि क्या यह चमत्कार सच है। लेकिन इस बीच मुल्ला ने गधी को कहीं छिपा दिया। बादशाह ने गुस्से में मुल्ला से पूछा, मुल्ला, यह गधी और चांद का खेल क्या है? तुम हमें धोखा दे रहे हो? मुल्ला ने गंभीरता से कहा, जहां पनाह, आप कहते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन आप यह नहीं जानते कि लोग चांद के लिए अपनी जिंदगी तक दांव पर लगाने को तैयार हैं। सवाल यह है कि इस चांद को पाने का सपना किसने देखा था, मेरी गधी ने या इस दरबार ने? बादशाह चुप हो गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। और तभी मुल्ला ने अपनी गधी की दिशा में इशारा किया और कहा, लेकिन असली सवाल यह है, यह गधी खुद सपने देखती है या किसी ने इसे सिखाया है? क्योंकि पिछली रात मैंने इसे ऐसी जगह बांधा था जहां एक और अजीब सपना देखा गया। अब यह कौन सा सपना था? और यह किसकी चाल थी? क्या मुल्ला का चांद केवल एक छलावा था या इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है? जानने के लिए इंतजार कीजिए अगली कहानी का। बादशाह और दरबार के लोग मुल्ला नसीरुद्दीन की बातों में और उलझ गए थे। सब यही सोच रहे थे कि मुल्ला आखिर क्या खेल खेल रहा है। तभी मुल्ला ने कहा, जहां पनाह, अगर आप सच जानना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ चलना होगा।
मैं आपको वह जगह दिखाऊंगा जहां मेरी गधी ने चांद को पकड़ने का सपना देखा था। बादशाह ने हामी भरी और मुल्ला के साथ कुछ दरबारी, सैनिक और गांव वाले भी उस जगह के लिए रवाना हुए। मुल्ला उन्हें एक सुनसान मैदान में ले गया जहां एक पुराना कुआं था। मुल्ला ने कुएं की ओर इशारा करते हुए कहा, यही वह जगह है जहां मेरी गधी ने पहली बार चांद को देखा। सभी लोग कुएं में झांकने लगे। रात का समय था और कुएं के पानी में चांद का अक्स साफ झलक रहा था। मुल्ला ने गहरी आवाज में कहा, देखिए यही चांद है। मेरी गधी इसे पाने के लिए पूरी रात कोशिश करती रही। और यही सपना हर इंसान भी देखता है, कुछ ऐसा पाने का जो वह कभी नहीं पकड़ सकता। यह सुनकर बादशाह ने हंसते हुए कहा, मुल्ला, तुमने हमें यहां तक सिर्फ यह दिखाने के लिए लाया कि पानी में चांद का अक्स है। मुल्ला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां पनाह, मैं आपको यह दिखाने लाया हूं कि सपने और हकीकत में फर्क करना हर किसी के बस की बात नहीं। मेरी गधी और यह दरबार दोनों एक ही बात के पीछे भाग रहे थे, एक ऐसा चांद जो सिर्फ देखने में सुंदर है लेकिन असल में हाथ नहीं आता। दरबार में सब चुप हो गए। बादशाह ने गंभीरता से कहा, तो मुल्ला, तुम यह कहना चाहते हो कि इंसान अक्सर ऐसी चीजों के पीछे भागता है जो असंभव है? मुल्ला ने कहा, जहां पनाह, असंभव कुछ नहीं, लेकिन कभी कभी हम अपनी असल खुशियों को छोड़कर उस चांद के पीछे भागते हैं जो केवल हमारी आंखों का धोखा है। मेरी गधी का सपना भी ऐसा ही था। लेकिन गधी को दोष मत दीजिए, क्योंकि इंसान भी कई बार वही करता है। बादशाह ने यह सुनकर गहरी सांस ली और कहा, मुल्ला, तुम्हारी बातों में बड़ी गहराई है। यह सबक हमें जीवन में संतोष और विवेक सिखाता है। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार यही है, हर कोई अपना अपना चांद ढूंढ रहा है। और अगर आप समझ गए तो असली चांद आपके अंदर है। सभी ने तालियां बजाईं। मुल्ला अपनी गधी के साथ वापस चल पड़ा और लोग उसकी इस अनोखी बुद्धिमत्ता के कायल हो गए। सवाल यह है, आपका चांद क्या है? क्या आप उसकी हकीकत जानते हैं या आप भी किसी अक्स के पीछे भाग रहे हैं? कहानी समाप्त। कहानी 4। नसरुद्दीन अपने गांव के सबसे प्रसिद्ध और मजेदार व्यक्ति थे। उनकी कहानियां और चतुराई पूरे इलाके में मशहूर थीं। एक दिन वह गांव के मेले में गए, जहां एक बूढ़ा जादूगर अपनी जादुई कला दिखा रहा था। जादूगर ने घोषणा की, मेरे पास एक जादुई अमृत है। जो इसे पिएगा वह अमर हो जाएगा। भीड़ में हलचल मच गई। हर कोई इस अमृत को खरीदना चाहता था, लेकिन जादूगर ने कहा, इसकी कीमत है 100 स्वर्ण मुद्राएं। नसरुद्दीन ने तुरंत सोचा, यह जादूगर जरूर चालाकी कर रहा है। उन्होंने भीड़ को शांत किया और जादूगर से बोले, क्या मैं इस अमृत को आजमा सकता हूं? अगर मैं अमर हो गया तो मैं तुम्हें 200 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लेकिन अगर ऐसा न हुआ तो तुम्हें मुझे मुफ्त में देनी होगी। जादूगर थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन उसने सोचा कि नसरुद्दीन को बेवकूफ बनाना आसान होगा। उसने नसरुद्दीन को अमृत की एक बूंद दी। नसरुद्दीन ने उसे पीते ही अपनी आंखें बंद कर लीं और जमीन पर लेट गए। भीड़ हैरान होकर चिल्लाई, नसरुद्दीन मर गए। कुछ पल बाद नसरुद्दीन ने धीरे धीरे आंखें खोलीं और बोले, यह सचमुच अद्भुत है। मैं अब दूसरी दुनिया में गया था। वहां मैंने देखा कि जादूगर झूठ बोल रहा है। यह अमृत सिर्फ साधारण पानी है। पूरी भीड़ हंसी में फूट पड़ी। जादूगर शर्मिंदा हो गया और गांव छोड़कर भाग गया। नसरुद्दीन ने भीड़ से कहा, याद रखो, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस घटना के बाद नसरुद्दीन और भी प्रसिद्ध हो गए।
उनकी चतुराई ने फिर साबित कर दिया कि बुद्धिमानी से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। चालाकी और तर्क से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। नसरुद्दीन की कहानियां हमें सिखाती हैं कि दिमाग से काम लेने वाले लोग हमेशा जीतते हैं। कहानी 5। बहुत समय पहले एक दूरदराज के राज्य में राजा अकबरुद्दीन अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी अदालत में हर दिन सैकड़ों लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे। लेकिन एक दिन एक ऐसा मामला आया जिसने राजा को भी उलझन में डाल दिया। अदालत में दो व्यापारी आए। पहला व्यापारी धनी और प्रभावशाली और दूसरा साधारण लेकिन ईमानदार। दोनों एक ही घोड़े पर अपना दावा कर रहे थे। धनी व्यापारी का कहना था कि उसने घोड़ा खरीदा है, जबकि साधारण व्यापारी का दावा था कि उसने उसे पाला है। राजा ने दोनों की बात सुनी, लेकिन यह तय नहीं कर पाया कि सच्चा कौन है। राजा ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा, यह घोड़ा किसका है, इसका न्याय मैं नहीं कर पा रहा। क्या कोई है जो इस उलझन को सुलझा सके? तभी मुल्ला नसरुद्दीन आगे बढ़े। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जो हमेशा किसी मजेदार हल का संकेत देती थी। मुल्ला ने राजा से अनुमति मांगी और कहा, महाराज, यदि आप चाहें तो इस मामले का हल निकालने का प्रयास मैं कर सकता हूं। राजा ने सहमति जताई। मुल्ला ने घोड़े को बीच में बुलवाया और दोनों व्यापारियों को कहा, तुम दोनों इस घोड़े को अपनी अपनी ओर खींचो। जो इसे अपनी ओर खींच पाएगा वही इसका असली मालिक होगा। दोनों व्यापारी घोड़े की रस्सी पकड़कर अपनी अपनी ओर खींचने लगे। धनी व्यापारी ने पूरी ताकत लगा दी, जबकि साधारण व्यापारी ने रस्सी छोड़ दी। घोड़ा साधारण व्यापारी की ओर दौड़कर उसके पास खड़ा हो गया। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, असली मालिक वही है जिसे घोड़ा खुद अपनाता है। यह घोड़ा साधारण व्यापारी का है। राजा और पूरी अदालत मुल्ला की बुद्धिमानी से प्रभावित हो गई। राजा ने साधारण व्यापारी को घोड़ा लौटाने का आदेश दिया और धनी व्यापारी को उसकी झूठी शिकायत के लिए दंडित किया। जैसे ही मामला खत्म हुआ, राजा ने मुल्ला से पूछा, मुल्ला, तुम्हारी बुद्धिमानी हमेशा हमें चौंकाती है। लेकिन एक बात बताओ, यदि दोनों व्यापारी रस्सी छोड़ देते तो तुम क्या करते? मुल्ला मुस्कुराए और जवाब दिया, महाराज, तब मेरी परीक्षा शुरू होती। लेकिन उससे पहले। मुल्ला ने राजा के कान में कुछ कहा और राजा जोर से हंसने लगे। अदालत में सब चौंक गए। क्या मुल्ला का नया तरीका सभी को चौंका देगा? और यह घोड़े का मामला इतना आसान था या इसमें और कोई रहस्य छिपा था? आगे की कहानी में धनी व्यापारी की एक चाल का पता चला जो मुल्ला की नजर से बच नहीं पाई। लेकिन क्या वह चाल इतनी गहरी थी कि मुल्ला को भी उलझा देती? जानने के लिए देखें अगला भाग। राजा अकबरुद्दीन की अदालत में पिछले घोड़े के मामले के बाद शांति लौट आई थी। लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन जानते थे कि यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। घोड़े का धनी व्यापारी कुछ ज्यादा ही शांत लगा था। मुल्ला ने उसकी आंखों में अजीब सी चमक देखी थी, जो किसी नई चाल की ओर इशारा कर रही थी। अगले दिन वही व्यापारी फिर से अदालत में आया। इस बार वह हाथ में एक खूबसूरत संदूक लिए हुए था। उसने राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं आपकी न्यायप्रियता का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। यह संदूक आपकी सेवा में भेंट स्वरूप लाया हूँ। राजा ने संदूक खोलने का आदेश दिया। जैसे ही संदूक खुला, अदालत में बैठे हर व्यक्ति की आंखें चमक उठीं। वह सोने और रत्नों से भरा हुआ था। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह सोना मेरी कड़ी मेहनत की कमाई है। लेकिन मैं इसे आपको भेंट करता हूँ। बस एक विनती है, मुझे अपने मंत्रिमंडल में स्थान दे दें। राजा विचार में पड़ गए।
इतने धन का प्रलोभन ठुकराना आसान नहीं था। लेकिन तभी मुल्ला ने राजा को रुकने का संकेत दिया। उन्होंने व्यापारी की ओर देखते हुए कहा, महाराज, यह सोना देने का कारण जरूर कुछ और है। क्या मुझे इसकी जांच करने का मौका मिलेगा? राजा ने सहमति दी। मुल्ला ने संदूक को ध्यान से देखा और कहा, इस सोने का असली मालिक कौन है, यह पता लगाना जरूरी है। व्यापारी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह बोला, यह तो मेरा ही है। इसमें जांच की क्या जरूरत है? मुल्ला मुस्कुराए। उन्होंने एक खाली कटोरा मंगवाया और कहा, ठीक है। यह सोना असली है या नकली, यह मैं अभी पता लगाता हूं। मुल्ला ने सोने का एक टुकड़ा लिया और उसे पानी में डुबो दिया। फिर उन्होंने व्यापारी से पूछा, क्या तुम बता सकते हो यह सोना असली है या नकली? व्यापारी बड़बड़ाने लगा, मुल्ला, यह कैसा मजाक है? सोना पानी में डालने से क्या होगा? मुल्ला ने राजा की ओर देखा और कहा, महाराज, क्या आपने ध्यान दिया कि सोना पानी में डालने पर व्यापारी क्यों डर गया? इसका कारण यह है कि यह सोना नहीं, बल्कि सोने की परत चढ़ाई गई धातु है। असली सोना पानी में डूब जाएगा, लेकिन नकली सोना तैर सकता है। यह सुनते ही अदालत में खलबली मच गई। राजा ने तुरंत व्यापारी को पकड़ने का आदेश दिया। लेकिन व्यापारी चालाकी से अदालत से भाग गया। अदालत में व्यापारी का संदूक तो रह गया, लेकिन एक कागज का टुकड़ा उसमें मिला। उस पर लिखा था, यह सिर्फ शुरुआत है, मुल्ला। अगली बार तुम भी मेरी चाल में फंसोगे। क्या धनी व्यापारी वापस आएगा? और क्या मुल्ला उसकी अगली चाल का सामना कर पाएंगे? मुल्ला की चतुराई की यह परीक्षा और भी कठिन होने वाली है। आगे की कहानी में मुल्ला नसरुद्दीन ने व्यापारी की नई चाल का पता लगाने का फैसला किया। लेकिन इस बार मामला सिर्फ सोने का नहीं था। कुछ ऐसा था जो पूरे राज्य को संकट में डाल सकता था। जानने के लिए देखें अगला भाग। धनी व्यापारी की धमकी ने पूरे राज्य में सनसनी मचा दी थी। राजा अकबरुद्दीन चिंतित थे, लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन शांत और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। वह जानते थे कि व्यापारी एक और चाल चलने वाला है और इस बार वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अगले हफ्ते राज्य में एक नई अफवाह फैल गई। एक रहस्यमय संत ने राज्य में प्रवेश किया है और चमत्कार दिखा रहा है। लोग उसे देखने के लिए दूर दूर से आने लगे। संत लोगों को धन और प्रसिद्धि का वादा कर रहा था, लेकिन उसकी शर्तें अजीब थीं। संत ने घोषणा की, मैं तुम्हारे सभी दुख दूर कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने राज्य के सबसे चतुर व्यक्ति को मेरी सेवा में सौंपना होगा। अदालत में यह खबर पहुंची और राजा ने संत को बुलाने का आदेश दिया। जब संत अदालत में आया तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। वह लंबी दाढ़ी और साधु के वस्त्रों में था, लेकिन उसकी चाल ढाल देखकर मुल्ला को तुरंत शक हुआ। राजा ने संत से पूछा, तुम्हारे चमत्कारों की चर्चा पूरे राज्य में है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं आपकी प्रजा के लिए सुख समृद्धि लाना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी अदालत के सबसे चतुर व्यक्ति की मदद चाहिए। मैं चाहता हूं कि मुल्ला नसरुद्दीन मेरे साथ कुछ समय बिताएं। मुल्ला ने संत की आंखों में झांका और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यदि आप आदेश दें तो मैं इस संत के साथ जाने को तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है। मैं संत की कुटिया देखने से पहले उसकी परीक्षा लेना चाहता हूं। राजा ने सहमति दे दी। मुल्ला ने संत से कहा, यदि तुम सच में इतने चमत्कारी हो तो यह बताओ कि मेरे इस खाली कटोरे में कितने मोती हैं। संत थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, कटोरे में एक भी मोती नहीं है। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, सही कहा।
अब दूसरी परीक्षा, यदि तुम्हारे पास इतनी शक्ति है तो मेरे इस कटोरे में मोती उत्पन्न करके दिखाओ। संत ने पसीना पोंछा और झिझकते हुए कहा, यह शक्ति केवल तभी काम करती है जब मैं अकेला होता हूँ। मुल्ला ने ठहाका लगाते हुए कहा, और अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी यह शक्ति केवल तब काम करती है जब कोई साजिश नहीं हो? अदालत में खामोशी छा गई। मुल्ला ने राजा से कहा, महाराज, यह संत और कोई नहीं, वही धनी व्यापारी है जो अपनी चाल में मुझे फंसाने आया है। इसकी दाढ़ी नकली है और कपड़ों के नीचे इसका असली भेष छुपा है। राजा ने संत को पकड़ने का आदेश दिया। जब उसके कपड़े हटाए गए तो वह वही धनी व्यापारी निकला। लेकिन व्यापारी मुस्कुराया और कहा, तुमने मुझे यहाँ पकड़ लिया मुल्ला, पर तुम नहीं जानते कि मेरी असली योजना क्या है। मुल्ला ने गहरी सांस ली और व्यापारी से पूछा, बताओ अब तुम्हारा अगला वार क्या होगा? व्यापारी ने धीमे स्वर में कहा, राज्य के खजाने का दरवाजा अब मेरा अगला लक्ष्य है। उसे बचा सकते हो तो बचा लो। आगे की कहानी में मुल्ला ने व्यापारी की साजिश का भंडाफोड़ करने की ठान ली, लेकिन खजाने को बचाने के लिए उसे राज्य के सबसे गहरे रहस्य का सामना करना पड़ा। क्या मुल्ला इस चाल को भी विफल कर पाएगा? जानने के लिए देखें अगला भाग। धनी व्यापारी की चुनौती ने पूरे दरबार में हलचल मचा दी। उसने दावा किया कि वह राजा के खजाने को लूटने की योजना बना चुका है। लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी खास मुस्कान के साथ कहा, महाराज, खजाना तो आपका है, पर यह लड़ाई मेरी है। खजाने को बचाने की जिम्मेदारी मुझे दें। राजा ने मुल्ला पर भरोसा किया। उसी रात मुल्ला ने खजाने के चारों ओर गुप्त पहरेदार तैनात किए और खुद खजाने के कमरे के भीतर छिप गए। व्यापारी को यकीन था कि उसकी चाल इतनी पक्की है कि मुल्ला भी उसे नहीं रोक पाएगा। आधी रात को खजाने के कमरे में हलचल हुई। व्यापारी ने अपने आदमियों के साथ सुरंग के रास्ते खजाने तक पहुंचने की कोशिश की। जैसे ही वह खजाने के कमरे में घुसा, उसने देखा कि वहां सोने की चमकते सिक्के उसके इंतजार में रखे हुए हैं। लेकिन तभी मुल्ला नसरुद्दीन एक कोने से निकलकर जोर से ठहाका मारते हुए बोले, तो आ ही गए मेरे प्यारे मेहमान। खजाने की रक्षा करना मेरा काम है और तुम्हें पकड़वाना मेरी खुशी। व्यापारी घबरा गया और भागने की कोशिश की, लेकिन मुल्ला की योजना पहले से तैयार थी। कमरे में चारों ओर जाल बिछा हुआ था। व्यापारी और उसके आदमियों को तुरंत पकड़ लिया गया। अदालत में अगले दिन व्यापारी को राजा के सामने पेश किया गया। मुल्ला ने कहा, महाराज, यह सिर्फ खजाने को लूटने नहीं आया था। इसकी योजना थी कि आपके राज्य में भय और अव्यवस्था फैलाई जाए। लेकिन अब यह अपनी चालों के साथ पकड़ा गया है। राजा ने व्यापारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और मुल्ला की बुद्धिमानी की भूरी भूरी प्रशंसा की। जब सब कुछ शांत हो गया, राजा ने मुल्ला से पूछा, मुल्ला, तुमने खजाने की रक्षा तो कर ली, लेकिन मुझे बताओ, क्या तुमने कभी सोचा था कि अगर व्यापारी अपनी चाल में सफल हो जाता तो क्या होता? मुल्ला ने हंसते हुए जवाब दिया, महाराज, अगर वह सफल हो जाता तो मुझे खजाने से ज्यादा आपकी चिंता होती। लेकिन अब जब सब सुरक्षित है, चलिए चाय पीते हैं। निष्कर्ष: मुल्ला की चतुराई और ईमानदारी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चाई और बुद्धिमानी के आगे हर साजिश कमजोर पड़ जाती है। अंत में एक सवाल: क्या हर समस्या का हल सिर्फ चतुराई है, या कभी कभी हमें भी किसी और पर भरोसा करना चाहिए? सोचिए और अगली बार मुल्ला की नई कहानी में मिलते हैं।